आइए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक को, जो अकाउंटिंग का पिलर है, जहां से हम अकाउंटिंग को स्टार्ट करेंगे। न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस को हम अच्छे से समझ पाएंगे और न्यूमेरिकल के क्वेश्चन को हम अच्छे से कर पाए। चैप्टर नंबर 5, अकाउंटिंग इक्वेशन। 11th क्लास में अकाउंटिंग इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। उसका रीजन ये है कि यहां से हमारे लिए न्यूमेरिकल क्वेश्चंस स्टार्ट होते हैं। हम न्यूमेरिकल को यहीं से शुरू करते हैं करना, और अकाउंटिंग इक्वेशन अगर आपको आ जाता है समझ में तो डबल एंट्री आप समझ जाएंगे। डबल एंट्री समझने के साथ ही आपका जर्नल एंट्री क्लियर होगा। और अगर ये 2 चैप्टर हम अच्छे से कर लें तो बेसिक हमारे लिए सिंपल हो जाएगा। और अकाउंटिंग में अगर आपका बेसिक अच्छा है, बेस आपका अच्छा है, तो बाकी के चैप्टर्स को भी आप अच्छे से कर पाएंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन को समझने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं एसेट्स को। एसेट्स क्या होता है, लायबिलिटीज क्या है और कैपिटल क्या है। अकाउंटिंग इक्वेशन में इस 3 टर्म को आपको बार बार यूज करना होगा। पहले इसके मतलब को एक बार समझ लें, आप कॉपी में नोट डाउन कर लें। वैसे तो बुक में भी लिखा हुआ है और भी बहुत सारे रिसोर्स से आपको मिल जाएगा, लेकिन जो मैं आपको समझा रहा हूं उसको एक बार समझने की कोशिश करें। एन एसेट is a resource. An asset is a resource that has some economic value to a company. कोई भी ऐसा रिसोर्स जिसका कोई इकोनॉमिक वैल्यू हो कंपनी के लिए, मतलब जिसका पैसों में कोई वैल्यू हो, एंड कैन बी यूज्ड इन अ करंट और फ्यूचर पीरियड, जिसको हम करंट टाइम में यूज कर सकते हैं या फिर फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। किस बात के लिए? टू जनरेट रेवेन्यू, जिससे कि आप अपना कुछ रेवेन्यू जनरेट कर सकें। इस टाइम के लिए अगर कुछ आपके पास इकोनॉमिक वैल्यू है तो वो कंपनी का एसेट होता है। हम आगे पढ़ेंगे टाइप ऑफ एसेट्स, करंट एसेट क्या है, फिक्स्ड एसेट क्या है, लेकिन यहां पे अभी हमें उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हम बात करते हैं लायबिलिटीज की। ये लायबिलिटीज क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में ये समझ लें कि आपके ऊपर, अगर मैं इंडिविजुअल की बात करूं तो हमारे ऊपर जो भी हमारा कर्जा है, जो भी हमें किसी और को पे करना है, दैट इज कंप्लीटली लायबिलिटी। सेम कंडीशन कंपनी के लिए होता है। अ लायबिलिटी इज समथिंग अ पर्सन और कंपनीज ओव्स। कोई भी पर्सन या कंपनी जो कुछ ओव करता है, जो कुछ उधार लेता है, वो उसके लिए उसकी लायबिलिटी हो सकता है। बिजनेस में क्रेडिटर्स हो सकते हैं, बिल्स पेबल आपके पास हो सकता है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट हो सकता है। आउटस्टैंडिंग क्या होता है हम आगे डिस्कस करेंगे। यहां पे अगर आप समझना चाहें तो सिंपल सी चीज ये है कि आपने किसी पर्सन से कोई काम करवा लिया, बट अभी तक आपने उसको पेमेंट नहीं पे किया है, दैट इज योर आउटस्टैंडिंग। तो ये हमें समझना है। अब एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है कैपिटल। कैपिटल हमारे लिए क्या होता है? तो सिंपल लैंग्वेज में ये समझ लें कि ओनर किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बिजनेस में जो अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा होता है उसको हम ओनर्स इक्विटी, उसको हम ओनर का कैपिटल कहते हैं। Capital can refer to funds raised to support a particular business or project. किसी भी एक प्रोजेक्ट के लिए जो पैसा आपके पास, आपके बिजनेस में कहीं से जो फंड आता है किसी एक काम के लिए, बिजनेस को करने के लिए, वो आपके लिए आपका कैपिटल होता है। Capital can also represent the accumulated wealth. It's a accumulated wealth of a business represented by its assets less liabilities. इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एसेट्स में से जो भी लायबिलिटी आपने माइनस कर दिया, जो भी आपके ऊपर लायबिलिटी है, तो जो अमाउंट आपके पास रेस्ट ऑफ बचता है, इट्स ऑल आर योर कैपिटल। कैपिटल को बिजनेस के अंदर फाइंड आउट करने का ये एक तरीका है, हम अकाउंटिंग इक्वेशन में उसको समझेंगे। तो ये 3 डेफिनेशन आपको अच्छे से समझना है। अब आइए हम बात करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन की और अकाउंटिंग इक्वेशन के कुछ टर्म्स की।
accounting equation is a basic principle. Accounting equation is a basic principle of accounting and a fundamental element of the balance sheet. दोबारा समझिए, accounting equation is a basic principle of accounting. It's a basic principle of accounting and a fundamental element of the balance sheet. Assets equals to liabilities plus capital. इसको हम प्रेजेंट करते हैं। आइए इसके कुछ फॉर्मूले को हम और देखते हैं। अब मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम आने वाला है और आप इस फॉर्मूले को अच्छे से समझ पाएंगे। तो आइए एक नजर डालते हैं हम इन फॉर्मूले पे जो कि आपके स्क्रीन पे है। एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ये हमने अभी 2-3 बातों से समझ लिया। कैपिटल में भी हमने जाना कि एसेट से अगर हम लायबिलिटी हटा दें तो वो कैपिटल है, और अकाउंटिंग इक्वेशन भी इसी को प्रेजेंट करता है। तो जितना हमारे पास एसेट है वो इक्वल होगा किसके? लायबिलिटीज और कैपिटल के। अब अगर हमें कभी लायबिलिटी फाइंड आउट करना हो तो क्या हम फॉर्मूले को ये लिख सकते हैं कि लायबिलिटी इक्वल्स टू एसेट्स माइनस कैपिटल, सिंपल। और अगर कैपिटल फाइंड आउट करना हो तो देन कैपिटल इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। इसको आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो कि एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल प्लस प्रॉफिट। इफ यू हैव लॉस देन लेस। अगर लॉस है तो उसे आप लेस कर दें। एसेट्स में क्या क्या आता है? तो एसेट्स में आपको लिखना होगा कैश, बैंक, डेटर्स, बीआर, प्रीपेड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर एटसेट्रा। ये सब हमारे लिए हमारे एसेट्स हैं। इसमें मैंने दोनों टाइप के एसेट्स यूज किया है, करंट एसेट भी और फिक्स्ड एसेट भी। क्योंकि कुछ लोग आप में से जिन्होंने पढ़ लिया होगा या जो लोग रिवीजन में इस वीडियो को यूज करेंगे उनको समझ में आएगा, अदरवाइज आप इसको कंप्लीटली समझें। लायबिलिटीज में क्या क्या आता है? तो लायबिलिटीज में आपको लिखना है क्रेडिटर्स मतलब जिन लोगों से आपने क्रेडिट पे कोई भी सामान परचेज किया है, दैट इज योर क्रेडिटर्स। बीपी बिल्स पेबल, लोन जो बिजनेस ने किसी भी पर्सन से लिया हुआ है, ये सब हमारे लिए लायबिलिटीज हैं। आउटस्टैंडिंग ऑल्सो लायबिलिटीज एटसेट्रा। कैपिटल मीन्स ओनर्स इक्विटी। कंपनी के ओनर ने कंपनी को स्टार्ट करने के लिए जो अमाउंट कंपनी में इन्वेस्ट किया है वो फर्म के लिए, कंपनी के लिए एक लायबिलिटी है, क्योंकि फर्म और फर्म का ओनर दोनों को हम अलग मानते हैं और फर्म ये मान के चलता है कि उसको ये अमाउंट अपने ओनर को एक सर्टेन टाइम के बाद वापस करना है, इसीलिए वो उनके लिए लायबिलिटीज है। अब हम इसी के साथ कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि इसके क्वेश्चन को किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। अच्छे से समझें। और मैं समझता हूं कि मिनिमम ये आपके पास 8+ मार्क्स का होगा क्वेश्चन। बहुत सारे स्कूल्स में तो मैंने ये देखा है कि 15 मार्क्स का क्वेश्चन होता है अकाउंटिंग इक्वेशन का। तो अच्छे से करें, अच्छे से समझें और यकीन मानिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आइए हम इसके क्वेश्चंस को शुरू करते हैं जो कि आपके स्क्रीन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है इसका, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया कैश के साथ। तो यहाँ पे क्या क्या टर्म इन्वॉल्व होगा? आपने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश से, तो कैश और कैपिटल। तो इसको हम क्या करेंगे? 20,000 रुपीज से आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, कैश में 20,000 को प्लस करना है और कैपिटल में जो कि ओनर का अमाउंट होता है, ओनर ने बिजनेस स्टार्ट किया है तो इसको हम लायबिलिटी में कैपिटल का जो पार्ट है उसमें ऐड कर देंगे 20,000। नेक्स्ट है हमारे पास गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। आपने सामान खरीदा बट प्रॉब्लम यह है कि आपने पैसे नहीं दिए, आपने क्रेडिट पे खरीदा। तो सामान तो आपके पास आया
बट ये साथ में लायबिलिटी भी आया कि बाद में आपको अमाउंट पे करना है। तो जो गुड्स है इसको हम स्टॉक कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में, और स्टॉक जब हमने खरीदा है तो स्टॉक इंक्रीज करेगा, तो स्टॉक में एक तो आप इसको प्लस करेंगे 7,000 रुपीज को, दूसरा यहाँ पे हमारा जो लायबिलिटी है वो भी इंक्रीज हो गया 7,000 रुपीज से, तो लायबिलिटी में भी हमें प्लस करना होगा 7,000 रुपीज। नीचे लाइन ड्रॉ करेंगे, लिखेंगे न्यू इक्वेशन और कैलकुलेट कर देंगे ऊपर के कैलकुलेशंस को। नेक्स्ट है फर्नीचर परचेज। आपने फर्नीचर परचेज किया तो क्या होगा, फर्नीचर आएगा और पैसा आपके पास से चला जाएगा, तो एक एसेट आया दूसरा एसेट चला गया, तो क्या फिर इसकी एंट्री नहीं करें? नहीं, एंट्री जरूर करना होगा। फर्नीचर एसेट के कॉलम में फर्नीचर का सब कॉलम बना के उसमें हम इसको ऐड करेंगे, और कैश का जो हमारे पास ऑलरेडी कॉलम है उसमें से हम 3,000 को माइनस कर देंगे। नेक्स्ट समझते हैं एंट्री नंबर 4, पेड टू क्रेडिटर्स। आप क्रेडिटर्स को पेमेंट दे रहे हो, तो जब आप क्रेडिटर्स को पेमेंट करोगे तो कैश डिक्रीज, और साथ में जिसकी जो लायबिलिटी आपने पे कर दिया तो वो लायबिलिटी भी आपका डिक्रीज होगा, तो कैश में से माइनस और क्रेडिटर्स में से भी हमें ये माइनस करना है। अमाउंट विथड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर। ओनर ने अमाउंट विथड्रॉ किया। देखिए जब उसने इंट्रोड्यूस किया था तो हमने कैपिटल का कॉलम बना के उसमें अमाउंट ऐड कर दिया था। अब उन्होंने पैसे विथड्रॉ कर लिए तो वहीं से डिडक्ट कर दो, कैपिटल में से डिडक्ट करो, और पैसा आपके पास से जा रहा है तो कैश में से भी डिडक्ट कर दो। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, क्रेडिटर एक्सेप्टेड अ बिल फॉर पेमेंट। क्रेडिटर ने आपसे ये कह दिया कि जी कोई बात नहीं, आप मुझे बिल दे दो, दैट इज बिल्स पेबल। तो क्रेडिटर्स कम क्योंकि आपने उनको बिल दे दिया, बट लायबिलिटी में ही एक नया कॉलम आपको क्रिएट करना होगा, दैट इज बिल्स पेबल। आप इसको बीपी भी लिख सकते हो, तो क्रेडिटर्स में से माइनस करो और बीपी को इंक्रीज करना है। हर एक एंट्री के बाद न्यू इक्वेशन आप क्रिएट करते रहोगे। नेक्स्ट आ गया, इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आप फिजिकली पे नहीं करते, आप ओनर के अकाउंट से डायरेक्टली प्लस माइनस करते रहते हो, यह आपको ध्यान रखना है। नॉर्मली इसमें कैश इन्वॉल्व नहीं होता इस ट्रांजैक्शन में, इसीलिए जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आपके पास आएगा तो कैपिटल में ही प्लस करना है और कैपिटल में से ही विथड्रॉ करना है। कोई कंफ्यूजन नहीं है, हमेशा ऐसे ही होगा, निश्चिंत रहिए। ट्रांसफर फ्रॉम कैपिटल टू लोन। ओनर ने ड्यू टू एनी रीजन आपसे ये कहा कि भाई मेरे कैपिटल में से सर्टेन अमाउंट निकाल करके उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफर करो मेरे नाम से, तो कैपिटल क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज? कैपिटल में से निकालना है तो कैपिटल डिक्रीज और लोन इंक्रीज, तो कैपिटल में से आप डिडक्ट कर दोगे और लोन का एक कॉलम लायबिलिटी में क्रिएट करके वहां पे आपको इसको ऐड कर दोगे। आइए लास्ट बट इंपॉर्टेंट, अलॉटेड शेयर्स टू क्रेडिटर्स। अलॉटेड शेयर्स टू क्रेडिटर्स। अब ये शेयर्स कहां से आ गया? आना तो ये 12th में था, लेकिन कोई बात नहीं, यहां पे आप शेयर्स का मतलब समझ लीजिए अ पार्ट ऑफ कैपिटल। एक हिस्सा उसने अपना क्रेडिटर्स को दे दिया कि भाई देखो मेरे बस का नहीं है तुम्हें पेमेंट करना, फिलहाल एक काम करो तुम मेरी कंपनी का 10% शेयर ले लो, तो क्या होगा, लायबिलिटी डिक्रीज और कैपिटल जो आपका था वो क्या होगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। तो लायबिलिटी में से आप माइनस करोगे और कैपिटल में इसको आपको ऐड कर देना है।